वेलकम टू ऑल। शॉर्ट स्टडी फुल नॉलेज सीडीपी के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने ये देखा कि सामाजिककरण की अवस्था क्या होती है। हावर्ड गार्डनर ने, फ्रायड ने, हांस ने और बेंजामिन ब्लूम ने क्या बताया। अब उसके आगे की थ्योरी पे नज़र डालते हैं। देखिए अधिगम के सिद्धांत के बारे में। इसमें अधिगम के सिद्धांत को बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पे आपने देख लिया है, मैप पे मैंने दिखाने की कोशिश किया। इंपॉर्टेंट क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि एग्जाम में अगर आता है व्यवहारवाद के जनक तो आप क्या लगाओगे, वाटसन है। लेकिन अगर व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया। कहने का मतलब ये, इन्होंने ऑलरेडी दे दिया था सिद्धांत, लेकिन व्यवहारवाद को व्यवहारवाद वाटसन ने डिफाइन किया। तो व्यवहारवाद के जो जनक है वो वाटसन है। व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। इन्होंने चीज़ें शुरू की और इन्होंने बाद में उसे एक्सप्लोर किया। अब व्यवहारवादी वो होते जो कॉग्निटिव होते हैं और क्या कहते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव टाइप के लोग क्या होते हैं, व्यवहारवाद के सिद्धांत को होते हैं। इसमें से ये चार जो थॉर्नडाइक हैं, पावलोव, स्किनर और हॉल, स्टैनले हॉल, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे ही अक्सर सीटेट के बात करें तो सीटेट में तो इन्हीं सब छाए रहते हैं। दूसरा क्या है, ये चारों। नेक्स्ट क्या है कि गेस्टाल्टवाद और स्वप्रयोजनवाद। एक्चुअली ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं तीनों से ही आता है। अगर 30 में से 15 से 20 क्वेश्चन की बात करें तो इन्हीं सबके सिद्धांत पर आधारित है। बाकी ये सब तो गए। इसी के साथ साथ थोड़ा तो व्यवहारवाद को, अधिगम को दो तरह से मतलब बताया गया है। एक व्यवहारवादी और दूसरा होता है क्षेत्रवादी, जिसे ज्ञानवादी भी बोलते हैं हम। इसमें क्षेत्रवादियों में कौन कौन आते हैं, क्षेत्रवाद में आते हैं क्षेत्रवाद, समाजवाद, विकासवाद, संरचनावाद, सहचर्यवाद, जिसमें विकासवाद काफ़ी इम्पोर्टेंट है जीन पियाजे का। इसके बारे में भी हम देखेंगे। जीन पियाजे और वाइगोस्की के थ्योरी को भी आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इन चारों को समझते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले हम देखेंगे व्यवहारवाद के थॉर्नडाइक को। किसको, थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक ने बड़ा सिंपल सा रूल दिया। इन्होंने भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया। आता है कि किस पे प्रयोग किया, भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया। क्या किया भूखी बिल्ली पे, समझ लीजिए एक बिल्ली थी, उस बिल्ली के सामने एक पिंजड़ा था, पिंजड़े के अंदर बिल्ली पिंजड़े के अंदर थी, वो पिंजड़े के बाहर क्या रख दिया गया था, एक मांस का टुकड़ा रख दिया था। बिल्ली का काम ये था कि ये पिंजड़े का लीवर खोजे, उसे प्रेस करे और बाहर निकल के इसको निकाल ले। तो कुछ पहली बार में इसने थोड़ा टाइम लिया, निकाल लिया। दूसरी बार में फिर से लीवर प्रेस हुआ, निकाल लिया। ऐसे जैसे जैसे इसने बार बार कार्य किया, क्या हुआ कि अब जब इसको रखा गया, सीधे लीवर प्रेस करती थी, निकल के क्या करती थी बिल्ली, उस मतलब मांस के टुकड़े को खा लेती थी। तो इस प्रयोग को किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया। उन्होंने बुक भी लिखी, एनिमल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। बिल्ली को मछली रिस्पॉन्स करने पर मजबूर करती है। मतलब बिल्ली के सामने जो मछली थी ना, उसको देखकर बिल्ली क्या करती थी, रिस्पॉन्स करती थी। तो स्टिमुलस उसे ही कहते हैं। स्टिमुलस मतलब जो स्टिमुलेट कर दे कार्य करने के लिए। तो इसी बात को समझाने के लिए थॉर्नडाइक ने अपने 8 नियम दिए। कितने नियम दिए, 8 नियम दिए, जिसमें 3 इनका मुख्य नियम है, मेन नियम है, 5 इनके गौड़ नियम है। मतलब बिल्ली जो ये कर रही थी, जैसे ही स्टिमुलस उसके सामने आता, जैसे ही उत्प्रेरक उसके सामने आता, उद्दीपक जिसे कहते हैं सामने आता, वो तुरंत झट से लीवर प्रेस करती या कूदने फांदने लगती कि मुझे तो मछली चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके सामने कोई जॉब की तैयारी आ गई, कोई वैकेंसी आ गई, तो आप क्या करते हो, तुरंत तत्पर हो जाते हो पढ़ाई करने के लिए। उससे पहले तो हो गया बात, तैयार हो जाते हो। तो आप भी, आपके लिए एग्जाम मछली है और आप एक बिल्ली की तरह उस पर क्या करते हो, टूट पड़ते हो अपने एग्जाम प्रिपरेशन में। इसको बहुत ही डीपली समझ के थॉर्नडाइक ने 8 नियम दिए, जिसके 3 मुख्य नियम थे। इन 3 मुख्य नियमों में पहला एक तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव परिणाम का नियम। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव।
जिसमें से प्रभाव के नियम को बेस्ट लॉ ऑफ व्यवहारवाद भी, पूरे व्यवहारवादियों में सबसे बढ़िया नियम इसे ही बोला गया। क्या? प्रभाव का नियम किसका? थॉर्नडाइक का। इसीलिए प्रभाव का नियम किसने दिया ये ज़्यादा पूछा जाता है, और इसके बेसिक्स समझते हैं तब हमें अच्छे से पता लग जाएगा कि थॉर्नडाइक ने किया क्या। इन्होंने सबसे पहले तत्परता का नियम दिया, और तत्परता का मतलब होता है स्वतः प्रेरित होना। स्वतः प्रेरित होने का मतलब ये है कि अधिगम के लिए एक तो क्या है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल कोई राइटर है, वो अपनी बुक्स लिखना चाहता है तो वो सेल्फ मोटिवेटेड है। कोई बिजनेसमैन है, जरूरी नहीं है कि इसको आप लोग ये प्लीज़ मतलब यहाँ पे आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि इसमें सब कैटेगरी के लोगों के बारे में बताया गया, सिर्फ स्टूडेंट के बारे में नहीं बताया गया है। सब कैटेगरी के लोगों के बारे में ये है, बिजनेसमैन, म्यूजिशियन, जितने भी तरह के कलात्मक लोग हो गए, कार्य करने वाले, जॉब वाले हैं, सब हैं। उनको 3 भागों में तोड़ दिया उन्होंने कहा एक लोग तत्परता के बेस पे काम करते हैं, उनके लिए यही मोटिवेशन होता है, यही उनका स्टिमुलस होता है। क्या? कि उनको बिजनेस आगे बढ़ाना है तो अपने सोचने लगते दिमाग में कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, बहुत अच्छा मैं गाना गाऊंगा, कुछ भी, बहुत ही अच्छा स्पोर्ट खेल सकता हूँ। तो वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, वो इंस्पायर्ड हैं खुद से ही, बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही इतना बिजी हैं अपने आप में। तो उसे कहते हैं तत्परता के नियम के अंतर्गत वो सीख लेंगे। उनके लिए स्टिमुलस का काम कौन करता है? उनके ड्रीम्स ही करते हैं जो उन्होंने खुद बनाए हैं और अपने आप को फ्यूचर में वैसा देखना चाहते हैं। दूसरा है अभ्यास का नियम। अब मान लेते हैं कि आपके अंदर कोई डिज़ायर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप किस तरह से किसी काम में आगे बढ़ सकते हो? मान लो आप स्पोर्ट खेलना चाहते हो, या आप स्पोर्ट, फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसा काम दिया गया जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तब भी आप अगर क्या कर रहे हो, अभ्यास का नियम कहता है कि बार बार आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, दैट्स मीन आपने कार्य किया, पहली बार 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 प्रैक्टिस किया, तो उसको उपयोगी बोला जाएगा। ऐसे नियम उपयोगी होंगे, मतलब आप कार्य भी किया और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो आप बेस्ट बनते चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई है जो टाइपिंग कर रहा है, और टाइपिंग के साथ वो डेली अब टाइपिंग स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट टाइम टाइपिंग किया, फिर वो बार बार टाइपिंग कर रहा है, तो अब उसके लिए उपयोगी हो जाएगा, वो काम वो बहुत ही अच्छे से करने लगेगा। अनुपयोग का नियम, अभ्यास के नियम में अनुपयोग का नियम ये आता है कि मान लो किसी ने कार्य किया और उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। कोई बच्चा पढ़ाई तो कर लिया लेकिन दोबारा रिवीजन नहीं कर रहा है, तो वो पढ़ाई उसके लिए बेकार हो जाएगी। तो थॉर्नडाइक ने पहला नियम हमने समझा, सेल्फ इंस्पायर्ड होकर काम करो। दूसरा हमने नियम समझा, अभ्यास करो, आप कार्य कीजिए, और अगर आप अभ्यास करते हो उसका तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो वो कार्य भी आपका धीरे धीरे आपसे बाहर हो जाएगा। तो ये उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। तीसरा नियम जो बेस्ट कहा गया वो कहा गया प्रभाव का नियम है। अब प्रभाव के नियम में क्या होता है कि 2 चीजों में तोड़ा गया, एक संतोष का नियम, एक असंतोष का नियम। संतोष का नियम ये कहता है कि मान लेते हैं आपने स्टिमुलस है, स्टिमुलस मतलब मान लो आपके सामने जॉब है और आप कार्य कर रहे हो, आपने पढ़ाई की और आप पास हो गए, आपका रिजल्ट बढ़िया आ गया, तो आपके अंदर संतोष आएगा। स्टिमुलस मतलब आपकी जॉब या आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। डब्लू का मतलब आप वर्क कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी किया, आपने वर्क किया, स्टिमुलस है आपके सामने। स्टिमुलस मतलब क्या, मैंने ऑलरेडी बताया, स्टिमुलस का मतलब होता है कि जो आपके सामने उद्दीपक है और आपने काम किया, रिजल्ट मिला, संतोष हुआ, रिजल्ट नहीं मिलेगा, दुख होता है, असंतोष मिलता है। इसको बोला गया है प्रभावतः परिणाम का नियम थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट इन्होंने ये तो 3 मेन नियम दिए, फिर 3 मेन नियम के बाद इन्होंने 5 और नियम दिए, उन 5 नियम को भी देखते, लेकिन ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, तत्परता, सेल्फ मोटिवेटेड, अभ्यास, वर्क करो, प्रैक्टिस करो, आप अच्छे हो जाओगे। आपने वर्क किया, जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप जाओगे, कटोगे। लेकिन आप वर्क कर रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो आपका रिजल्ट आने की संभावना बहुत अच्छी होगी। प्रभाव का नियम यह कहता है कि आप स्टिमुलस है, आपका एग्जाम है, आप काम कर रहे हो, रिजल्ट मिल जाएगा तो संतोष होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो असंतोष होता है। ऐसे लोग जो मेहनत करते हैं, और देखो अगर इन दोनों नियमों को मिला दे तो हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। हम वर्क करें, प्रैक्टिस करें, साथ में हमारा एग्जाम भी चल रहा है,
तो हमें रिजल्ट मिल सकता है। तो अभ्यास और प्रभाव 5 गौण नियम देखते हैं हम। 5 गौण नियम में सबसे पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। ये कहता है कि मोर अटेम्प्ट, जितनी बार आप प्रैक्टिस सेट करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलने का चांस ज़्यादा होंगे। जितना प्रैक्टिस उतना अच्छा आपका रिजल्ट मिलेगा। दूसरा है मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति, मानसिक स्थिरता का नियम। कहने का मतलब ये है कि इंसान उतना ही सीख सकता है जितना उसने अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया है कि मैं सीडीपी में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बुक ही पढ़ूंगा, मैं 2 से 4 बुक और नहीं पढ़ सकता। तो आप उन 2 या 1 या 2 ही बुक वाली चीज़ें सीख पाओगे, 2 या 4 वाली को नहीं सीख पाओगे। कहने का मतलब ये है, कोई भी कार्य कर रहे हो और आपने अपने दिमाग में एक लिमिट बैठा दिया। मान लो आपको पैसा कमाना है और आपने कहा कि मुझे x रुपए में संतुष्टि मिल जाएगी, तो आप y के लिए आपके अंदर से एनर्जी ही नहीं निकलेगी। तो सीखना वहीं तक पॉसिबल है या लर्निंग वहीं तक पॉसिबल है जहाँ तक हमारा माइंड डिसाइड कर लेता है। ये दूसरा है। तीसरा, आंशिक क्रिया का नियम। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं आपके सामने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, तो आप उस बड़े से प्रोजेक्ट को एक साथ करने की जगह तोड़ के कीजिए उस काम को, तो ज़्यादा सक्सेस मिलने की संभावना होगी। नेक्स्ट है आत्मसार या आत्मीयकरण का नियम, एसिमिलेशन होता है। इसमें कहते हैं कि जो आपका पूर्व ज्ञान है, जो पहला पीछे मतलब कोई कार्य है, ठीक है, अब उस कार्य को आपको करना है, तो आपके पास कुछ ज्ञान ऑलरेडी होगा, आपने कुछ दिमाग से और सोचा, ठीक है, अब ये दोनों आपका इंटीग्रेट हो गया और आपका एक नया कुछ बन गया। इसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। मतलब आपने अपने पुराने ज्ञान से और प्लस कुछ आपने क्रिएटिविटी दिखाई उसी में, और इसके बाद एक बढ़िया रिजल्ट आप लेकर आते हो। इसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। इस तरह से भी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक नियम ये भी है कि कोई बच्चा मान लो कि हाँ खाना बहुत अच्छा बनाता है, उसने पहले तो उसको ज्ञान था कि मान लेते कोई वो बना रहा है, मान लेते वो बच्चा कोई डिश बना रहा है, उसको पहले से पता है ये डिश ऐसे ऐसे बनेगी, लेकिन उसने अपने दिमाग लगा के कुछ और भी नई चीज़ें इंग्रेडिएंट उसमें मिला दिया, और जो नई डिश बनी वो या तो अच्छी बनेगी या बेकार बनेगी। बहुत अच्छी बनी तो भी उसे सीख मिला, बेकार बनी तो दोबारा ऐसा काम करेगा नहीं। तो ऐसे में जो नई चीज़ें निकल के आती हैं उसको इस कैटेगरी में थॉर्नडाइक ने रखा। लास्ट में है सहचर्य परिवर्तन नियम, कि आप जिस टेक्निक से सीख रहे हो उसमें कुछ बदलाव लाओ तो रिजल्ट भी आपको अच्छा मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई ए से बी जा रहा है और फिर बी से डी जा रहा है, लेकिन उसने दिमाग लगाया ए से डी जाने के लिए हमें इस रास्ते को भी बनाया जा सकता है, यहाँ भी एक हाईवे बनाया जा सकता है। तो जो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, सटीक मिल सकता है, कम समय में ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है, आसानी से इतनी दूरी कवर कर सकते हो। दैट इज सहचर्य का नियम, कि आप जो भी आपके पास टेक्निक्स हैं उसमें कुछ बदलाव अगर ला सकते हो तो लाइए और एक अच्छा रिजल्ट आप दिखाइए। इसको थॉर्नडाइक का नियम बोलते हैं। तो ये चीज़ थॉर्नडाइक में आपको याद रखना है कि इन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दी, प्लस इन्होंने 3 मुख्य नियम और 5 क्या दिए, गौण नियम दिए। अब हम थॉर्नडाइक के बाद अगले व्यवहारवादी की तरफ जाएंगे जिनका नाम था पावलोव। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन, कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्स थ्योरी के बारे में बताया। 1904 रसियन थे ये। इन्होंने बुक लिखा कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। इन्होंने 1904 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। अनुबंधन का जनक भी इन्हें कहा जाता है, अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अब इन्होंने अपनी थ्योरी में किया क्या, पहले वो तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर ये आगे की चीज़ें समझना आपके लिए आसान होंगी। पावलोव ने एक कुत्ते को लिया, डॉग, और उसके सामने फूड रख दिया, एक मान लेते मीट का टुकड़ा रख दिया, तो उसके मुंह से लार निकलने लगी। आपको पता है कि कुत्ता अगर किसको देख ले, हड्डी को देख ले या मीट को देख ले, और काफ़ी भूखा भी हो, भूखा कुत्ता था ये, काफ़ी 1-2 दिन से खाया नहीं था, तो उसके मुंह से लार टपकने लगा। जंजीर में बंधा था, उसने देखा, तुरंत उसके मुंह से लार गिरने लगा। ऐसे फूड को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फूड को हम बोलेंगे कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस या स्वाभाविक
उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब क्या है कि भाई इसका स्वभाव ही है खाना हड्डी को या मीट को, और अगर भूखा है तो जाहिर सी बात है ये हर हाल में, स्वाभाविक का मतलब इसका कंट्रोल ही नहीं है, इड वाले कंडीशन में है, ये कंट्रोल ही नहीं है, लार तो गिरना ही गिरना इससे। तो पावलोव ने आगे दिमाग लगाया कि चलो एक कुत्ता है, एक हम घंटी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? घंटी बजाते हैं। और जब घंटी बजेगी तो उसके सामने क्या आएगा? उसके सामने आ जाएगा फूड या उसका बोन या उसका मीट आ जाएगा। अब अगर मीट आ जाएगा तो देखो, कुत्ते ने पहले घंटी सुनी और घंटी के बाद उसने महसूस किया कि भाई अब तो खाना आने वाला है। तो अगर उसके पास खाना आने वाला है तो वो क्या होगा? फिर से लार गिराएगा, ये भूखा था ही। बार बार ऐसे किया गया, इस प्रोसेस को 2 से 3 बार घुमाया गया। रिजल्ट क्या निकला कि अब जो कुत्ता था वो बेल की आवाज़ जब सुना तो इस बार पावलोव ने खाना रखा ही नहीं और उसके मुंह से लार टपकने लगा। खाना रखा ही नहीं, मुंह से लार निकला। तो एक्चुअली कुत्ता बेल तो खाता नहीं है, घंटी तो खाएगा नहीं, लेकिन घंटी की वजह से उसी तरह से इसके मुंह से लार निकल रहा था जिस तरह से फूड से निकल रहा था। अब जो ये क्या होगा, इसे कहेंगे अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक। इसे बोलेंगे अस्वाभाविक उद्दीपक, मतलब ये इसके स्वभाव में भी नहीं है, लेकिन अब इसकी वजह से लार गिराने लगा। मतलब पावलोव अंकल ने कुत्ते को ऐसे ट्रेंड कर दिया कि अब खाने के बजाय वो घंटी सुन के लार गिरा रहा है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि घंटी के बाद क्या आएगा? खाना आएगा, और इस वजह से उसका लार गिरेगा। तो अब आते हैं अपने नोट्स की तरफ। अब आपको बैकग्राउंड स्टोरी पता है कि डॉग क्या है? वो स्वाभाविक स्टिमुलस है, कंडीशनल क्या है? स्टिमुलस है, और वहाँ से क्या निकल रहा है? लार निकल रहा है। ठीक, फिर फूड लाया, बेल है तो लार निकला, फिर अस्वाभाविक स्टिमुलस से लार निकल आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये है फूड। फूड मतलब खाना। अनकंडीशनल स्टिमुलस जब रखा गया तो वहाँ पे क्या हो गया? उसने अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दिया। अब इसको शॉर्टकट में समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, कुत्ता और भोजन क्या है? स्वाभाविक है, तो स्वभाव के स्वरूप से वो लार गिराएगा। फिर कुत्ते के साथ क्या किया? स्वभाव के अनुरूप भोजन भी रखा और स्वभाव के विपरीत बेल रखा, अस्वाभाविक उद्दीपक, और लार गिरा दिया। फिर उन्होंने उसके स्वभाव के अनुसार जो खाना था उसको हटा लिया और अस्वाभाविक चीज़ें रख दी जो उसे पसंद भी नहीं है लेकिन बज रही हैं उसके सामने, तो वो फिर लार टपकाता है। तो ये चीज़ थी शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन का मतलब ये है, फाइनली इसका रिजल्ट ये निकला कि हम वो भी काम करवा सकते हैं उस चीज़ से जो कि उसका स्वभाव ना हो। प्रोफेसर फ्रेडरिक स्किनर, इन्होंने कंडीशनल थ्योरी या सक्रिय अनुबंधन के बारे में बताया। सक्रिय अनुबंधन, और इन्होंने रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी दी। ये चीज़ याद रखना, इंग्लिश में कहीं भी रीइंफोर्समेंट अगर वर्ड आ गया तो आंख बंद करके आपको स्किनर अंकल को सिलेक्ट करना है। कहीं भी आपका रीइंफोर्समेंट आता है वो सिर्फ और सिर्फ स्किनर से जुड़ा आंसर आएगा, आप कहीं पे और भटकिएगा नहीं। इनका कहना था कि पहले स्टिमुलस ना दो। स्टिमुलस मतलब कार्य का परिणाम के स्वरूप जो लास्ट में मिलेगा। जैसे आप कोई कार्य करते हो, उस कार्य का आपको पैसा मिला, पहले उन्होंने कहा कि आप पैसा मत दीजिए, पहले आप रिस्पॉन्स लीजिए। पैसे के बारे में बात ही ना करो, पहले उनका रिस्पॉन्स देखो, बाद में उन्हें पैसा दो। कहने का मतलब उनको पता ही नहीं हो कि आप क्या देने वाले हो। और रीइंफोर्समेंट थ्योरी इन्होंने दी। इन्होंने इसमें बताया कि कोई कार्य मान लेते हैं चल रहा है, कोई कार्य चल रहा है, उसके बीच में आपने क्या किया? कुछ ऐड कर दिया।
फिर वो बंदा क्या होगा कि और अच्छे से कार्य किया करेगा, फिर आपने कुछ ऐड कर दिया, फिर वो और अच्छे से कार्य करेगा। दैट इज रीइंफोर्समेंट। धीरे धीरे आप इनपुट देते चले जाओ। इन्होंने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी याद की, मतलब कार मान लो चला रहे हो और गाना बजा दिया, एक रीइंफोर्समेंट मिल गया। रीइंफोर्समेंट मतलब ये नहीं कि पैसा, रीइंफोर्समेंट मतलब ये है कि किसी भी तरह से कुछ भी ऐसा दे दो जिससे वर्क की इफिशियंसी और अच्छी हो जाए और बढ़िया से काम हो और ज़्यादा होने लगे। एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कार में आपने गाना बजा दिया, आप अच्छे से चल रहे हो। दूसरा होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे कि मान लेते हैं आपने फीस कम कर दिया जिससे बच्चों की संख्या बढ़ गई, लेकिन आपके क्वालिटी के साथ समझौता हो गया, क्योंकि अब जो ज़्यादा बच्चे आने की वजह से टीचरों पे ज़्यादा प्रभाव मतलब दबाव पड़ेगा और वो बहुत ही अच्छे से फिर स्टडी करा नहीं पाएंगे, उन सारे बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये एक तरह से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। ठीक है। रीइंफोर्समेंट भी क्या होता है, कंटिन्यू दे रहे हो। असतत होता है कि आप मतलब रीइंफोर्समेंट मतलब आप स्टिमुलस जो उसको दोगे काम की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, वो आप क्या होगा सतत, मतलब अगर आपकी हर मंथ सैलरी मिल रही है तो ये एक तरह से क्या है सतत है। एक होता है असतत, बिजनेस कर रहे हो, बीच में कुछ नफ़ा हो रहा है, फिर और ज़्यादा, फिर कब कितना नफ़ा घाटा हो जाए, ये एक तरह से क्या है असतत है। असतत रीइंफोर्समेंट है। असतत दो तरह के होते हैं अलग अलग। मान लो कि पहले एक मंथ की सैलरी दी गई, फिर 2 महीने के बाद दी गई, फिर 30 ही दिन में दी, मतलब मान लो 10 ही दिन में सैलरी दे दी गई, तो ये असतत है, समय के साथ समझौता हो रहा है। दूसरा है अनुपातिक रीइंफोर्समेंट। तो इन सब के बारे में आप चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर हमारा टॉपिक है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। इसको क्या दिया, जर्मनी लैंग्वेज में गेस्टाल्ट जर्मन का लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है संपूर्ण और समग्र। गेस्टाल्ट भी या सूझ का सिद्धांत भी इसे बोला जाता है। इसको समझने के लिए पहले क्या होगा कि इसमें प्रतिपादक है वार्दमीर, कोफका और कोहलर, ये ध्यान रखिएगा। वार्दीमर, कोफका और कोहलर ने गेस्टाल्टवादी हैं ये सब। इनका क्या सिद्धांत था समझ लेते हैं। सुल्तान नाम का एक वनमानुष था, इसकी नाम के वनमानुष को इन्होंने एक केज में बंद कर दिया और उस केज के ऊपर क्या किया, कुछ केले लटका दिए। केले लटकाने के बाद इन्होंने क्या किया कि जिस मतलब केज में ये बंद था उसी केज में कुछ ऐसे टूल्स रख दिए जिसको जोड़कर ये इस केले तक पहुंच सकता था। तो कुछ समय बाद वो वनमानुष इन सबको ऐड करके वो केला तोड़ता है और खा लेता है। अब इससे क्या हुआ कि इन्होंने तर्क लगाया कि ये जो वनमानुष था यहाँ पे सुल्तान, इसको सब आइडिया था, इसके पास इसकी समस्या क्या थी कि मुझे केला खाना है, भूख लगी है। इसके पास सोल्यूशन के स्वरूप क्या रखे थे, चीज़ें रखी हुई थी कि एक के ऊपर एक को जोड़कर हम यहाँ पहुँच सकते हैं। इन्होंने मतलब इसने सोचा होगा और फिर जोड़कर इसने केले को प्राप्त कर लिया। इस बेस पे व्यवहारवादी नहीं गेस्टाल्टवादी क्या चाहते हैं कि हमें किसी बच्चे के सामने पूरी समस्या रख देनी चाहिए कि तुम्हें ये फाइंड करना है, तुम्हारे पास ये और ये टूल्स हैं, इसकी सहायता से तुम कैसे ये करोगे। पूरी समस्या जब आप रख दोगे तो आपको इसको फिर गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही सब कुछ अरेंज करके यहाँ तक पहुँच जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे को कह दो कि हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसको कह दो तुम्हारे पास ये बुक है, ये बुक है, ये बुक है, ये प्रैक्टिस सेट है, ये फलाना ढमकामा जो भी है उसके सामने। अब फिर आप भूल जाइए, अगर ये बच्चा चाहता है कि मुझे ये क्रैक हो जाए तो वो सारे की सारी चीज़ों से अपना रिजल्ट खुद ही खोज के पहुंच जाएगा यहाँ तक। ये है एक्सप्लेनेशन। इसको सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, समग्रवादी कहते हैं, पूर्णकार सिद्धांत कहते हैं, पूर्ण से अंश की ओर का भी सिद्धांत कहते हैं। इसमें कहा गया है कि समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण कर दीजिए, कठिन विषयों के लिए उपयोगी होता है, रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी होता है, बच्चा स्वयं खोजी निकलता है, अंतर्दृष्टि वो खुद सोचने की कला आ जाती है, सूझ होता है उसके पास क्योंकि तकनीकी और आकस्मिक मतलब प्रॉब्लम्स उसके सामने आ जाती है, वो बच्चा सीख जाता है। तो कहने का मतलब ये है, लास्ट पॉइंट गेस्टाल्टवाद का मतलब समझें तो आप कहोगे कि बच्चा खुद सोल्यूशन देख लेगा,
खुद सल्यूशन देख लेगा, ठीक है। अगर उसमें मनुष्य रुचिपूर्ण में अगर उसमें रुचि है तो वो अपना आंसर ढूंढ लेगा। गेस्टाल्ट वादियों ने सीखने के 4 प्रत्यय दिए, कौन कौन से लक्ष्य होना चाहिए, फिर बाधा आएगी तो तनाव होगा, आपने अपने आप को पुनर्गठित किया और आप लग गए तैयारी के लिए। तो सीखने के 4 प्रत्यय लक्ष्य, आपको पता है कि हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आपके सामने बाधा होगी, आपको समय की प्रॉब्लम होगी, किस बुक्स को सिलेक्ट करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तनाव हुआ उसके कारण। लेकिन इन सब के बाद आपने अपने आप को पुनर्गठित कर लिया और आप तैयारी में लग गए और लास्ट में रिजल्ट लेकर आते हैं। तो ये गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत था। गेस्टाल्टवाद के बाद आता है स्वप्रयोजनवाद। स्वप्रयोजनवाद एक्चुअली गेस्टाल्टवाद और व्यवहारवाद को मिला दो तो उसको क्या कहेंगे, स्वप्रयोजनवाद। क्या है, इसमें स्टिमुलस बहुत ज़्यादा दिया जाता है, कोई पहले देता है कोई बाद में देता है, मतलब कोई रिजल्ट आप दिखाओगे तभी काम होगा। अंतर्दृष्टि मतलब पूरी समस्या ही रख देते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, तुम ऐसे ऐसे करो, तब तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब ये है कि क्या मिलने वाला है और क्या पूरी समस्या है, इन दोनों को मिला के अगर कोई काम करें तो उसे क्या कहेंगे, स्वप्रयोजनवाद की दृष्टि से देखा जाता है। देखिए, इसे चिन्ह अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। चिन्ह का मतलब आपने स्टिमुलस दे दिया, अधिगम फिर आप सीखोगे उससे। एडवर्ड चेस टालमैन इंटेलिजेंट ऑफ बिहेवियर बुक लिखा और उन्होंने इस पर प्रयोग किया। इन्होंने चूहों पर इसका प्रयोग किया था। इसमें था कि एक जिग जैग, एक भूल भुलैया के अंदर कुछ टुकड़े रख दिए गए थे और उसमें चूहे को जाना था। चूहे ने एक रास्ता खोज लिया वहाँ तक पहुँचने के, उसको खाने के, फिर उस रास्ते को बंद कर दिया जाए तो वो दूसरा रास्ता भी ढूंढ लेता है। अब इससे हमने क्या सीखा था कि इसमें कहा गया कि जो पुनर्बलन होता है, जो स्टिमुलस दो, उद्देश्य प्राप्ति के लिए होना चाहिए। मतलब आपको तभी कुछ देना है किसी को जब वो एक्चुअली में एम को प्राप्त कर ले। स्किनर, देखिए थोड़ा सा डीप है ये, समझने की कोशिश कीजिए। स्किनर ने अनुक्रिया की बात की थी, लेकिन इन्होंने कहा था कि अनुक्रिया को स्पष्ट नहीं किया तथा कर्ता अपने एम के बारे में पता नहीं होता था। मतलब ये काम करवाते जाओ, कहाँ जाना है हम नहीं बताएंगे, हम स्टिमुलस देते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई वर्क में जुटा हुआ है, उसको आपने क्या किया, मान लो कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको ये मतलब नहीं होता कंपनी कहाँ जा रही है। उसको हर महीने सैलरी मिलेगी, वो काम करेगा, फिर सैलरी मिलेगी, फिर काम करेगा, फिर सैलरी मिलेगी, फिर काम मिलेगा। उसको ये मतलब नहीं होता कंपनी किस डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ कर रही है। तो वो स्किनर का सिद्धांत हो गया जो मंथली सैलरी वाला है। व्यवहारवादी एम को स्पष्ट नहीं करते हैं, कहाँ जाना है ये नहीं बताएंगे, प्रक्रिया को चालू रखने की बात करते हैं कि आप करते रहो चीज़ों को। स्वप्रयोजनवाद एम तथा प्रोसेस दोनों को स्पष्ट करता है। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आप नहीं देख पाओगे, समझिएगा इसे। व्यवहारवाद क्या कहता है कि भाई आप काम करते जाओ, क्या डिसीजन लेना है ये मुझ पे छोड़ दो। स्वप्रयोजनवाद कहता है मतलब आप खुद बिजनेसमैन हो। स्वप्रयोजनवाद मतलब खुद ही बिजनेसमैन बनेगा। आप प्रोसेस को भी एक्सप्लेन कर दिए, अपने एम्प्लॉय को बताया हमें यहाँ जाना है कंपनी को लेकर, तो दैट इज स्वप्रयोजनवाद। सीखने के लिए, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, सीखने के लिए आपको बुद्धि की आवश्यकता होगी। बुद्धि की आवश्यकता होती है। व्यक्ति कम क्रिया करके भी रिक्वायर्ड रिजल्ट प्राप्त करता है। अगर आपका एम क्लियर है, किस प्रोसेस से आपको जाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए से बी और बी से आप सी तक जाना है। अब स्किनर के अकॉर्डिंग व्यवहारवादी क्या करेंगे, इस पाथ पे चल रहे हैं, बीच बीच में इन्हें स्टिमुलस मिल रहा है। स्वप्रयोजनवाद सोचेगा कि ए से सी तक जाने का कोई और तरीका हो सकता है, हमें यहीं तो जाना है, तो वो क्या करेगा, इधर से शॉर्टकट लेगा, भले ये रास्ता सही हो, वो एक अच्छा रास्ता इधर से बना लेगा। तो सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। अगर आप जाना चाहते हो यहाँ से, तो दिमाग है तो आप इधर से जा सकते हो, शॉर्टकट मार सकते हो, ठीक है। व्यक्ति कम क्रिया करके, इसमें क्रिया कम हुई लेकिन रिजल्ट वही मिल रहा है जो इस पाथ से मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्वप्रयोजनवाद।